नमस्कार। आज की तारीख है 12 सितंबर 2020। मैं आदित्य लेके आया हूँ आप सभी के लिए एडिटोरियल नोट्स सेशन। इस सेशन में हम यूपीएससी के लिए या जो भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होता है, जो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ होते हैं उन्हें लेके आते हैं। एंड इस सेशन में जितने भी अच्छे अच्छे न्यूज़पेपर हैं, जैसे कि द हिंदू है, द इकोनॉमिक टाइम्स है, द इंडियन टाइम्स है ना, द इंडियन एक्सप्रेस है, इसके साथ साथ सारी चीज़ें कवर होती हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहले खबर की ओर बढ़ते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 की बात करेंगे। यूपीएससी के लिहाज से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पिछले 2-3 सालों में यूपीएससी का ये एक स्टाइल सा हो गया है कि इंडेक्सेस से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 रिलीज़ हुआ था वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। इसमें जो इंडिया है वो 48th पोजीशन पे है और टॉप 50 इनोवेटिव कंट्रीज़ की लिस्ट में। ठीक है, स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन, यूएसए, यूके और नीदरलैंड्स ये इस इंडेक्स में टॉप 5 कंट्रीज़ हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का मतलब क्या है? देखिए, ये इंडेक्स बताता है कि इनोवेशन कैसा हो रहा है कुछ कंट्रीज़ में। 131 कंट्रीज़ हैं, उनकी प्रॉपर लिस्ट बनाई जाती है एंड उसके बाद चेक किया जाता है कि इन कंट्रीज़ में इनोवेशन का क्या स्टेट है, कि किस तरह से ये लोग मेज़र्स ले रहे हैं अपनी इकॉनमी को बढ़ाने के लिए या ओवरऑल परफॉर्मेंस अपनी अच्छी करने के लिए। तो इस आधार पे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग्स बेस्ड ऑन द स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान। देखिए, हम सभी जानते हैं कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जारी होती है वर्ल्ड बैंक द्वारा, लेकिन इंडिया में क्या है कि इंडिया में स्टेट्स और सेंटर के बीच जो कोऑपरेशन है उसे मजबूत करने के लिए और स्टेट्स के बीच कंपटीशन लाने के लिए ये रैंकिंग जारी की जाती है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग्स ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो हाल ही में डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड डीपीआईआईटी और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इन्होंने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग्स फॉर स्टेट का चौथा एडिशन जारी किया। चौथी बार ये रैंकिंग जारी की। अब देखिए, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है क्या? ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड और इसके साथ साथ वर्ल्ड बैंक का। तो इसमें होता क्या है, जो बिजनेस इन्वायरमेंट है किसी भी स्टेट में उसे देखते हुए एक रैंकिंग प्रोवाइड की जाती है। जब स्टेट्स की रैंकिंग आती है तो स्टेट्स उसमें सुधार लाने की कोशिश करते हैं। सुधार इसलिए लाने की कोशिश करते हैं क्योंकि स्टेट्स चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उनमें एफडीआई इन्वेस्ट हो या लोग वहाँ पे फैक्ट्रीज़ का इस्टेब्लिशमेंट करें, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का इस्टेब्लिशमेंट करें। इसलिए जब ये इंडेक्स आता है तो इससे स्टेट्स के बीच कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ता है। ठीक है, और ये डीपीआईआईटी और वर्ल्ड बैंक दोनों के सहयोग द्वारा रिलीज़ होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जैसे यूपीएससी में आप सभी जानते हैं, एक क्वेश्चन देखिए, उसके बाद 3-4 ऑप्शन देता है आपको, 3-4 पॉइंट्स उसके बारे में बताता है। तो उसमें से एक पॉइंट ये दे सकता है कि डीपीआईआईटी द्वारा ये इनिशिएटिव है, तो आप उसमें अगर सही लगा देते हैं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये डीपीआईआईटी प्लस वर्ल्ड बैंक का एक इनिशिएटिव है। ठीक है, इसके बाद क्या है, आंध्र प्रदेश ने अभी इस रैंकिंग को टॉप किया है। आंध्र प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश एंड झारखंड का नंबर आता है इसमें। त्रिपुरा, सिक्किम और उड़ीसा ये इस रैंकिंग में वर्स्ट परफॉर्मर, सबसे ख़राब परफॉर्मर रहे हैं। और आंध्र प्रदेश के बारे में आपको बता दूं कि ये पहला स्टेट है हमारी कंट्री का जिसने ग्लोबल पैंडेमिक कोरोना से फाइट करने के लिए जो मेजर्स थे और इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए जो मेजर्स थे वो लिए हैं। ठीक है, तो ये हो गई इस रैंकिंग के बाद। नेक्स्ट जो हमारे पास इश्यू है वो है 5 स्टार विलेजेस का। देखिए, 5 स्टार विलेजेस नाम सुन के आप ऐसा मत सोचिएगा कि ऐसे विलेज होंगे जहाँ पे एयरपोर्ट होगा और बड़े बड़े होटल्स होंगे, सारी चीज़ें होंगी, ऐसा नहीं है। देखिए, नाम तो इसका 5 स्टार विलेजेस है, लेकिन ये कुछ दूसरी चीज़ है। डिपार्टमेंट ऑफ जो पोस्ट है, जो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है, उसने एक स्कीम लॉन्च की है 5 स्टार विलेजेस। इस स्कीम का जो मकसद होगा वो क्या होगा कि पब्लिक जो है रूरल एरियाज़ में, जो ग्रामीण क्षेत्रों में पब्लिक है और जो इंडिया की पोस्टल सर्विस है, उनको एक दूसरे से कनेक्ट किया जाए और ज़्यादा, है ना। यानी पोस्टल स्कीम्स जो हैं, जो इम्पोर्टेंट फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, पोस्टल स्कीम्स हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है,
जो पोस्ट इंडियन पोस्ट में जो स्कीम चलती हैं, जो फंक्शन चलते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों तक पहुंचाया जा सके। ठीक है, ये इसका मकसद है। अब इसमें होगा क्या, देखिए 5 ग्रामीण डाक सेवक होंगे, उनकी एक टीम होगी जिन्हें एक विलेज मिलेगा। अब एक विलेज में वो जो पोस्टल स्कीम्स जो हैं, वो प्रोडक्ट्स की, सेविंग्स की, इंश्योरेंस स्कीम्स जो हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की, वो उसका सारा प्रचार करेंगे गांव में। ठीक है, और गांव में उसका प्रचार प्रसार करेंगे तो लोग उससे जुड़ेंगे, ये इसका प्लान है। इसके बाद ये जो 5 लोगों की टीम होगी ग्रामीण डाक सेवकों की, इसे हेड करेंगे ब्रांच पोस्ट मास्टर। ठीक है, जो कि कंसर्न्ड ब्रांच ऑफिस के होंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, ये टीम पे लीड करेंगे, टीम की फंक्शनिंग को देखेंगे। इसके साथ साथ इंडिया पोस्ट के बारे में आपको बता दूं, इंडिया पोस्ट ने अभी कोरोना के टाइम पे बहुत ही बेहतरीन सर्विंग की है, लोगों की काफ़ी मदद की है डिफ़िकल्ट सिचुएशन में। उन्हें खासकर जैसे मेडिसिन्स वगैरह पहुंचा के, और जिन लोगों को पैसे की ज़रूरत थी इंडियन पोस्ट के थ्रू जो पहुंचे, तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा, और इसमें इंडियन पोस्ट का काफ़ी अहम रोल रहा है। अब हम अपने लास्ट इश्यू की बात कर लेते हैं। हरियाणा के फार्मर्स बहुत ज़्यादा एंग्री हैं, विरोध कर रहे हैं। किस बात का कर रहे हैं, आइए बात करते हैं। देखिए हरियाणा के फार्मर्स जो हैं, इनका जो विरोध है अभी, वो मुझे लगता है कि जो मॉनसून सेशन आएगा ना, तो लोकसभा का, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से मुद्दा उठाया जाएगा। कुरुक्षेत्र में फ्राइडे को फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया, और जो फार्मर की ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने जो प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स हैं जो इम्पोज किए गए हैं पैंडेमिक के दौरान, रैली के लिए, मतलब रैली के लिए जो मना किया गया है, उसके खिलाफ भी उन्होंने प्रोटेस्ट किया। अब देखिए इन फार्मर्स के प्रोटेस्ट का टारगेट क्या है। देखिए 3 सेंट्रल लॉ हैं अभी जो ऑर्डिनेंस के थ्रू बने हैं जून 5 को। ठीक है, द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंस, द एसेंशियल कमोडिटीज़ ऑर्डिनेंस एंड द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस 2020। तो इन तीनों में से जो एक सेंट्रल लॉ है, ठीक है, उस जो पहला ऑर्डिनेंस है, जो ये कहता है कि जो सेल एंड परचेज होगी क्रॉप्स की, वो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा रेगुलेटेड APMC एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी मंडीज़ के बाहर भी हो सकती है। ठीक है, तो ये जो लॉ है इसके खिलाफ सारे फार्मर्स हैं। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो नरेंद्र सिंह तोमर ने जो लेटर लिखा था स्टेट्स को, तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि ये जो स्कीम है, ये जो ऑर्डिनेंस है, वो क्या होगा, वो एक एडिशनल मार्केटिंग चैनल का निर्माण करेगा फार्मर्स के लिए, ताकि वो APMC के अलावा भी अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी क्रॉप्स को सेल कर सकें। यानी APMC से मतलब ऐसा बाउंडेशन नहीं रह जाएगा कि APMC में ही आप अपने क्रॉप्स को सेल करो, APMC ही आपके क्रॉप्स का प्राइस डिसाइड करेगी। ठीक है, तो फार्मर्स इसे किस तरह से देख रहे हैं, फार्मर इसे इस तरह से देख रहे हैं कि फार्मर मानते हैं कि जो अभी गवर्नमेंट MSP सपोर्ट करके क्रॉप्स को लेती है, खरीदती है ना। हम सभी जानते हैं कि फार्मर्स क्रॉप्स को खरीदने से पहले एक MSP जारी करती है कि गेहूं का दाम MSP 120 और क्या बोलते हैं चावल का दाम 140, तो फिर उसी प्राइस पे वो खरीदती है, चाहे फिर नॉर्मल जो मार्केट है, आम मार्केट, उसमें उसका प्राइस फ्लक्चुएट ही क्यों ना हो, लेकिन गवर्नमेंट उसे उसी प्राइस पे खरीदती है जो MSP वो सपोर्ट करती है, जो MSP वो बताती है। तो फार्मर्स ये मान रहे हैं कि शायद ये गवर्नमेंट की एक ऐसी प्लानिंग है कि MSP जो सपोर्ट करके ख़रीदा जाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस की जो गवर्नमेंट की रणनीति है, जो प्लान है, उसे ख़त्म करने का ये प्लानिंग बनाई है गवर्नमेंट ने, ऐसा फार्मर्स सोच रहे हैं। ठीक है, हालांकि इस ऑर्डिनेंस में ऐसा कुछ नहीं लिखा है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कि वो इंड कर देंगे MSP बेस्ड गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट का, जो MSP बेस्ड गवर्नमेंट ख़रीदारी होती है क्रॉप्स की। बट फार्मर लीडर्स का ये कहना है कि इसका जो मकसद यही है कि शांता कुमार की जो हेडेड हाई लेवल कमेटी थी ऑन रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उसके जो रिकमेंडेशन थे उसे लागू करने के लिए गवर्नमेंट ऐसा कर रही है। ठीक है, अब उसका रिकमेंडेशन क्या था उस कमेटी का, शांता कुमार हेडेड कमेटी का, उसका ये था कि सेंटर जो है प्रोक्योरमेंट जो खरीदारी होती है उससे अपना रोल हटा ले और सब कुछ स्टेट्स पे छोड़ दे। ठीक है, ये रिकमेंडेशन की गई थी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के रिस्ट्रक्चरिंग को लेके। तो ये बातें हैं, फार्मर्स इसका विरोध कर रहे हैं और ऑर्डिनेंस आ चुका है। अब इस पे जो आगे की चीज़ें हैं वो आपको तभी पता चलेंगी जब लोकसभा का मानसून सेशन स्टार्ट होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं कल, थैंक यू सो मच।